Hi everyone, myself Vipin Kumar Arya. Today I will teach you the most important segment of the SST Geography. Lesson number 1 and lesson number 2. Lesson number 1 we are going to covering the resources. Now क्वेश्चन नंबर 1, संसाधन का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उनकी संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चरागाह, भूमि, खनिज संसाधन। बागान किसी व्यक्ति का हो सकता है, चरागाह भी, और भूमि, खनिज संसाधन यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया था? 1990 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1993। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वर्ष 1992 में। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस के द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, नदियों द्वारा। तो सही जवाब है नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी चरागाह किस राज्य की सर्वाधिक पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो यहाँ पर सही जवाब है अति पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, उत्तराखंड। तो सोपानी सीढ़ीदार खेती जिसको हम ट्रेस फार्मिंग कहते हैं, ये उत्तराखंड या पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, रबड़, कपास, गेहूं। गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी अति उत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर बी मैदानी क्षेत्रों में। अभी इससे पहले मैंने बताया कि भारत का उत्तर भाग जो है मैदानी भाग है, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट मृदा। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है और यह मिट्टी कपास के लिए अति उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 14, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। अभी इसका जवाब बताया गया था। कपास की मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी काली है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें गेहूं की फसल सबसे अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 16, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। गेहूं, चना, गन्ना, सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, कपास। क्वेश्चन नंबर 17, लवणीय मृदा को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रेह, ऊसर, कल्लर, ये सभी। तो इन सभी नामों से जो है लवणीय मृदा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती के लिए अति उत्तम मिट्टी, या अथवा दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए अति उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए अति उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अभी इससे पहले प्रश्नों में बताया गया, जलोढ़ मिट्टी जो है गेहूं की फसल के लिए अति उत्तम है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए अति उत्तम है। तो पर्वतीय मिट्टी जो है चाय की फसल के लिए अति उत्तम है, क्योंकि चाय की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे स्थानों पर चाय की कृषि की जाती है जहां पर जल भराव ना हो, नहीं तो चाय की जड़ें गल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेसन नंबर 2 यहाँ पर शुरू होता है, और लेसन नंबर 2 आपका 10th क्लास में यूपी बोर्ड में वन्य जीव संसाधन से शुरू होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं? इट मीन्स लुप्त होने की कगार पर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चीता, पहाड़ी कोयल, मधुका, या ये सभी। तो ये सभी जो है लुप्त होने की कगार पर है। निम्नलिखित में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हैं? जंगली गधा, काला हिरण, गैंडा, ये सभी जो है संकटग्रस्त जनजातियां हैं, जातियां हैं पशुओं की, और ये सभी जो है लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया है? तो वर्ष 1956 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1992 में। तो सही जवाब है वर्ष 1952 में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, मानव संसाधन। तो हरा सोना को वन संसाधन को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से वन ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या पर्वतीय वन। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि गर्मियों के सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? उच्चवासीय दशाएं, मानसूनी जलवायु, मिट्टी की दशाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति या प्राणी जाति के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचरण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मृदा अपरदन, वर्षा की कमी, प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी। तो ये सभी समस्याएं जो है वनों के ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1960 में, 1972 में, 1988 में, 1986 में। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में
पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वन महोत्सव का शुभ आरंभ कब किया गया? भारत में वन महोत्सव का आयोजन 1950 ईस्वी में किया गया और भारत में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन प्रबंधन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारत में वन प्रबंधन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार या परसिमन? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, वन्य जीव पशु विहार का परसिमन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसमें वनों को बचाने के लिए व्यक्ति जो है पेड़ों में जो है चिपक जाते थे ताकि वृक्ष हमारी अमूल्य निधि बच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।